वर्जीनिया में हाई स्कूल के खगोल शास्त्र क्लब ने रात को अपने टेलीस्कोप के साथ तारों को देखने के लिए बैठक की है। लियो बिरमेन भ्रमित हो जाते हैं क्योंकि वे आकाश में कुछ ऐसा देखते हैं जिसे वे पहचान नहीं पाते। तब उनका शिक्षक उनसे एक तस्वीर खींचने के लिए कहता है ताकि वे एक पेशेवर खगोलक को भेज सके। फिर बिरमेन और वुल्फ पहाड़ से नीचे उतरते हैं, जबकि वुल्फ अपने फोन से अपने उच्च अधिकारी से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे बार बार वॉइसमेल पर चले जाते हैं। उसी समय एक ट्रक विपरीत दिशा से आ रहा होता है और ड्राइवर का ध्यान भटका हुआ होता है जब वे अचानक अपनी गोद में सिगरेट गिरा देता है। चूंकि वुल्फ भी अपने फोन से ध्यान भटकाए हुए होते हैं, वे एक दूसरे को नहीं देखते और दोनों गाड़ियां टकरा जाती है। वुल्फ की कार पहाड़ से गिर जाती है और आग लग जाती है। एक साल बाद वॉशिंगटन डीसी में न्यूज शोधकर्ता जेनी अपनी बॉस से एंकर बनने की गुजारिश करती है, लेकिन वे हमेशा की तरह मना कर देता है। इसके बाद वे उससे सचिव के अचानक इस्तीफे की जांच करने के लिए कहता है। लंच के दौरान जेनी अपनी माँ रॉबिन से मिलती है, जो उसे बताती है कि उसके एक्स हस्बैंड जैसन ने एक नई महिला से शादी कर ली है और उनके ट्विन बच्चे हैं। बाद में जेनी सचिव के सहायक से मिलती है और जानती है कि उसने राष्ट्रपति से एली के बारे में बात करने के बाद इस्तीफा दे दिया था, जो सहायक का अनुमान है कि एक प्रेमिका रही होगी। जेनी किसी तरह सचिव को ट्रैक करती है और पाती है कि वे अपने परिवार के साथ आपूर्ति से भरे एक जहाज में जा रहे हैं। जब जेनी एली का जिक्र करती है तो आदमी ठहर जाता है और उससे कहता है कि यदि वह यह कहानी रिलीज करती है तो उसे थोड़ी सहानुभूति दिखानी चाहिए, क्योंकि उसने अपने परिवार के साथ रहने के लिए इस्तीफा दिया था। वापसी के रास्ते में जेनी की कार काले वाहनों से गिर जाती है, जो उसकी कार को टक्कर मारते हैं जब तक कि वह साइड में नहीं रुक जाती। पता चलता है कि ये सीक्रेट सर्विस के लोग हैं जिन्होंने जेनी को अपनी कार में खींच लिया और एक रेस्टोरेंट में ले जाते हैं। जेनी हैरान हो जाती है जब वे राष्ट्रपति बेग को वहाँ इंतजार करते हुए पाती है और उनके उच्चारण से उसे यह एहसास होता है कि राज का नाम एली नहीं बल्कि EL के अक्षर हैं। बेग बताते हैं कि वे इस विषय पर 2 दिनों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करेंगे। उनसे ये अनुरोध करती है कि वे तब तक कुछ न करें, साथ ही वादा करते हैं वे उसे पहले सवाल का अवसर देंगे। कार्यालय लौटने के बाद जेनी EL शब्द को इंटरनेट पर सर्च करती है तो वह एक पेलियोंटोलॉजी वेबसाइट पर पहुंच जाती है। पता चलता है कि EL का मतलब एक्सटिंक्शन लेवल इवेंट और यह उसकी धूमकेतु का संदर्भ है जिसने डायनासोर को मारा था। उस रात जेनी अपने पिता जैसन और उनकी नई पत्नी से मिलती है। वे दुखी होते हैं कि उसने उनकी शादी में शिरकत नहीं की और उसे कुछ शानदार बालिया तोहफे के रूप में देते हैं, लेकिन जेनी को आने वाली त्रासदी के बारे में सोचना नहीं छोड़ पाती। काफी शराब पीने के बाद वे अपने पिता से कहती है कि वे रॉबिन के साथ फिर से शादी कर ले और चली जाती है। कॉन्फ्रेंस के दिन जेनी का बॉस आखिरी पंक्ति में बैठा होता है, जबकि जेनी खुद दूसरी पंक्ति में होती है। राष्ट्रपति बेग सबको वुल्फ बिरमेन के धूमकेतु के बारे में बताते हैं, जो माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा है और जो 1 साल में पृथ्वी से टकराएगा। अमेरिका और रूस ने मिलकर एक अंतरिक्ष यान मेसी यान बनाने का निर्णय लिया है, जो इस धूमकेतु को इंटरसेप्ट करके उसे नष्ट कर देगा। बेग सभी को उस दल से भी परिचित कराते हैं जो वीडियो कॉन्फ्रेंस में देखते हैं और बताते हैं कि वे कैसे इस अंतरिक्ष यान को धूमकेतु पर उतारकर उसमें वॉरहेड्स लगाएंगे। राष्ट्रपति सभी से कहते हैं कि वे सामान्य जीवन जारी रखें और कोई भी जमाखोरी न करें, इसलिए वे सभी वेतन और कीमतों को पहले से किए गए वादे के अनुसार स्थिर रखेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेग सबसे पहले जेनी को सवाल पूछने के लिए चुनते हैं और वे एक जोखिम उठाती है और 3 सवाल पूछती है, जिसमें सचिव के इस्तीफे का मुद्दा उठाती है। बेग को मजबूरी ने स्वीकार करना पड़ता है कि इंसानों का अस्तित्व खतरे में है, लेकिन उनका मानना है कि घबराने की कोई वजह नहीं है क्योंकि वे इस संघर्ष को जीतेंगे। एक और रिपोर्टर धूमकेतु की खोज के बारे में पूछता है तो बेग बताते हैं कि जो वैज्ञानिक ने धूमकेतु की खोज की थी उनके एक कार एक्सीडेंट में मार दिया गया था। घर पर लियो के परिवार को नाम सुनाई देता है और वो सोचने लगते हैं कि क्या वे उनके बारे में है। कुछ दिनों बाद लियो के घर पर सभी पड़ोसी सवाल पूछने के लिए आ रहे होते हैं। अब लियो हर अखबार और पत्रिका में छाया हुआ है। वे अपने स्कूल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करता है जिसमें वह बताता है कि वास्तव में क्या हुआ था। इस बीच मेसी यहाँ क्रू एक पार्टी आयोजित करता है ताकि वे अपने परिवारों के साथ एक खुशहाल दिन बिता सके, इससे पहले कि वे प्रशिक्षण में समर्पित हो जाएं। उस रात वे एक बार में जाते हैं और मिशन के खतरों पर चर्चा करते हैं। धूमकेतु की घूर्णन अवधि के कारण क्रू को धूमकेतु पर लैंड करने के लिए सूर्योदय से पहले 7 घंटे का समय मिलेगा। उन्हें तेजी से काम करना होगा क्योंकि यदि धूमकेतु सूरज की रोशनी में आ गया तो खतरनाक गैस विस्फोट हो सकते हैं। 2 महीने बाद क्रू आखिरकार एक अंतरिक्ष शटल पर पृथ्वी से निकलता है जो उन्हें उस स्टेशन तक ले जाएगा जहां मेसी यहाँ को बनाया गया था। सभी समाचार चैनल लॉन्च को कवर करते हैं और बताते हैं कि मेसी यहाँ पहले एक परियोजना थी जिसका नाम ओरियन था, जिसे रशिया ने परमाणु युद्ध के लिए विकसित किया था। 5 महीने बाद दुनिया भर के रिपोर्टर मेसी यहाँ के लैंडिंग को कवर करने के लिए तैयार हो जाते हैं और जेनी ये जानकर चौंक जाती है कि उसे आखिरकार एंकर बनने का मौका मिल रहा है, क्योंकि वही वह थी जिसने यह कहानी सबसे पहले ब्रेक की थी। इस बीच क्रू आखिरकार धूमकेतु के पास पहुंचता है और उसके आकार को देखकर चकित हो जाता है। वे वॉरहेड्स को तैयार करना शुरू करते हैं, उन्हें सावधानी से शून्य गुरुत्वाकर्षण में इधर उधर ले जाते हैं। पृथ्वी पर जेनी दर्शकों को बताती है कि मेसी यहाँ को धूमकेतु की पूंछ से उड़ाना होगा जो चट्टाने, रेत और बर्फ से भरी हुई है। जल्द ही
मेसिया पूंछ के माध्यम से उड़ने लगता है और पायलट सभी संभावित खतरों से बचने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं। हालांकि बहुत सारी चट्टानें हैं और वे सभी विशाल है, इसलिए जहाज को कुछ बार टक्कर भी लगती है। सौभाग्य से क्षति न्यूनतम होती है और मेसिया सुरक्षित रूप से धूमकेतु पर लैंड कर जाता है। अब क्रू के पास सूर्योदय से पहले मिशन खत्म करने के लिए 6 घंटे और 18 मिनट का समय है। अंतरिक्ष यात्री एक विशेष मशीन के साथ बाहर आते हैं जो तुरंत ड्रिलिंग शुरू कर देती है। पहले कुछ घंटों तक सब कुछ सही चलता है, लेकिन अंततः ड्रिल अटक जाता है। अब तक जो गड्ढा बना है वह उतना गहरा नहीं है कि वॉरहेड से वास्तविक नुकसान हो सके, इसलिए किसी को नीचे जाना होगा और ड्रिल को मुक्त करना होगा ताकि मिशन पूरा किया जा सके। बाकी है, पायलटों को यह एहसास होता है कि क्रू बहुत समय ले रहा है और उनके पास लौटने का समय नहीं होगा। वे उन्हें बचाने के लिए जहाज को और पास उड़ाने का निर्णय लेते हैं। हालांकि इसका मतलब है कि उन्हें पृथ्वी पर लौटने के बाद में पर्याप्त ईंधन नहीं मिल सकता। कमांडर मेनाश नीचे जाता है। दुर्भाग्यवश उनके पास समय खत्म हो जाता है और सूरज धीरे धीरे उगने लग जाता है। धूमकेतु को सूरज की रोशनी मिलनी शुरू हो जाती है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री अपने वाइजर को सोलर शील्ड से ढक लेते हैं। एक गैस विस्फोट मेनास को गड्ढे से बाहर फेंक देता है, इससे पहले कि वह चढ़ाई पूरी कर सके और उसे अपने वाइजर को ढकने का समय नहीं मिलता, जिससे उसका चेहरा जल जाता है। मेनास का चेहरा बहुत खराब हालत में होता है और वह देख नहीं सकता, इसलिए अब कैप्टन टैनर को जिम्मेदारी मिलती है। पृथ्वी पर मिशन का अपडेट मिलता है। क्रू ने वॉरहेड्स लगाए हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में एक आदमी को खो दिया। जेनी डॉक्टर की याद में कुछ शब्द पढ़ती है। जैसे ही मेसिया सुरक्षित दूरी पर पहुंचता है, क्रू वॉरहेड्स को डिटोनेट करता है। विस्फोट से उत्पन्न शॉक वेव जहाज तक पहुंचती है, जिससे वह बुरी तरह हिल जाता है और पृथ्वी से उसका ट्रांसमिशन रुक जाता है। अंतरिक्ष यात्री जल्दी से क्षति को कम करने और किसी भी संभावित आग को शुरू होने से पहले रोकने की प्रयास करते हैं, ताकि जहाज को जल्दी स्थिर किया जा सके। क्रू अब यह चर्चा करता है कि अब क्या किया जाए और जहाज को हुए नुकसान को देखते हुए वे घर लौटने पर सहमत जताते हैं। कुछ समय बाद राष्ट्रपति बेग को बुरी खबर मिलती है और उन्हें यह खबर देश के साथ जितना संभव हो सके सतर्कता से साझा करना होता है। पता चलता है कि वॉरहेड डिटोनेशन केवल धूमकेतु को आधा तोड़ने में सफल हुआ है। इससे बने टुकड़े अब भी पृथ्वी के लिए विनाशकारी हो सकते हैं। दोनों टुकड़े पृथ्वी की ओर बढ़ रहे हैं और नासा का मेसिया से कोई संपर्क नहीं है, इसलिए यह नहीं पता कि क्रू जीवित है या नहीं। बेग घोषणा करते हैं कि सरकार मिसौरी के क्लिप्स में शेल्टर गुफाओं की खुदाई कर रहे हैं, जिन्हें एक बंकर के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें 1 मिलियन लोग और पर्याप्त जानवर और पौधों को जीवित होना ताकि पुनः आबादी बनाई जा सके। सब कुछ खत्म होने के बाद पृथ्वी पर 2 लाख लोग पहले ही चयनित किए जा चुके हैं, जिनमें नेता, डॉक्टर, वैज्ञानिक, इंजीनियर, शिक्षक, सैनिक और कलाकार शामिल है। 1 महीने में एक राष्ट्रीय लॉटरी अन्य 8 लाख लोगों का चयन करेगी। लॉटरी प्रक्रिया के विवरण जेनी को भेजे जाते हैं, जो उन्हें अपनी शो पर साझा करती है। लॉटरी ड्रॉ अगस्त में होगी और ये सोशल सिक्योरिटी नंबर के आधार पर विजेताओं का चयन करेगी। हालांकि 50 वर्ष से अधिक आयु के लोग लॉटरी में भाग नहीं ले सकते जब तक कि वे चुने हुए वैज्ञानिकों का हिस्सा न हो, जिन्हें पृथ्वी के पुनर्निर्माण के लिए जरूरी माना गया हो। लियो के परिवार को जल्द ही एक कॉल आता है, जिसमें बताया जाता है कि वे प्री सिलेक्टेड समूह का हिस्सा है और प्रभाव से पहले केवल 4 हफ्ते बाकी है। जेनी रॉबिन से मिलने जाती है, जो लॉटरी का हिस्सा नहीं बन पाएगी। जेनी यह स्वीकार करती है कि वह यह महसूस करती है कि वह केवल एक पत्रकार होते हुए प्री सिलेक्टेड होना अन्यायपूर्ण है। इस बीच लियो अपनी गर्लफ्रेंड सारा से प्रपोज करता है ताकि वे कानूनी रूप से उसकी फैमिली मेंबर बन सके और बंकर में आ सके। सारा अपने माता पिता को छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन लियो वादा करता है कि वह अपनी प्रसिद्धि का इस्तेमाल करके उन्हें भी बंकर में ला सकेगा। बाकी दुनिया में भी स्थिति खराब होती जा रही है। लैटिन अमेरिका के प्रमुख शहरों में लूटपाट करने वाले गैंग्स ने कब्जा कर लिया है और मॉस्को में लोग खाने और ईंधन के लिए लड़ रहे हैं, जबकि कमी जारी है। प्रभाव से 2 हफ्ते पहले टैनर कुछ गणनाएं करता है और फिर मेनास की जांच करने जाता है। अब उसके चेहरे पर फफोले नहीं है, लेकिन उसकी आंखें अभी भी नुकसानग्रस्त है। वह केवल कभी कभी रोशनी की झलकियां देख सकता है। टैनर उसे मनोरंजन देने के लिए पढ़ने का फैसला करता है। जब खाली होने का समय आता है तो नेशनल गार्ड लियो को अपने परिवार और सारा को लेकर जाने की अनुमति देता है, लेकिन उसके परिवार को नहीं। हालांकि लियो ने यह अनुरोध किया था। जैसन उसे लेने आता है और बताता है कि उसकी पत्नी उसे छोड़कर अपने परिवार के साथ छुपने चली गई। जेनी उसे बताती है कि उसे एक अनाथ जैसा महसूस हो रहा है और फिर अकेली टैक्सी में चली जाती है। प्रभाव से 5 दिन पहले चयनित लोग और बचाए गए जानवर मिसूरी के लाइमस्टोन क्लिप्स में बंकर में पहुंच रहे हैं। एक भीड़ बाड़े के पीछे खड़ी है और भी बचाए जाने की अपील कर रही है। लियो उन निराश लोगों को देखता है जिन्होंने अपने बच्चों को लाया है और सुनता है। एक सैनिक कहता है कि वे 2 साल तक बंकर में रहेगा और बिना सारा के आगे बढ़ने से इनकार करता है। लियो अपने परिवार को अलविदा कहता है और नए स्टेशन पर अपनी पत्नी को बचाने के लिए भाग जाता है। जैसन जेनी को बचपन की कुछ तस्वीरें लाता है और उसे आंसू में छोड़कर अंतिम विदाई देता है। उसी रात नासा टाइटन नामक मिसाइलों की एक श्रृंखला लॉन्च करता है ताकि
कि धूमकेतु को नष्ट किया जा सके और जेनी अपनी न्यूज कास्ट पर उनके प्रक्षेप वर्ग का अनुसरण करती है। 14 घंटे बाद बैग परिणाम देता है कि मिसाइलें विफल हो गई है, इसलिए मानवता को प्रभाव के लिए तैयार रहना होगा। छोटे टुकड़े वाले धूमकेतु का नाम बिरमेन रखा गया है। इसका मतलब है कि एक सुनामी अमेरिकी पूर्वी तट तक पहुंचेगी और न्यूयॉर्क और फिलाडेल्फिया जैसे बहुत महत्वपूर्ण शहरों को नष्ट कर देगी। धूमकेतु का मुख्य भाग, जिसे वुल्फ कहा जाता है, कई घंटों बाद पश्चिम कनाडा में उतरेगा और ये मानवता के लिए वास्तविक विलुप्त होने की घटना होगी। प्रभाव के 2 दिन बाद धूल और मलबा आकाश में भर जाएगा और इससे 2 साल तक अंधेरा रहेगा। बिना सूर्य के प्रकाश के सभी पौधों और जानवरों का जीवन मर जाएगा। प्रभाव से 10 घंटे पहले टेनर अपनी गणना पूरी करता है और घोषणा करता है कि उसके पास एक योजना है। वे बिटर टुकड़े के बारे में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उनका मानना है कि वे मानवता को बचाने के लिए मुख्य वुल्फ धूमकेतु को रोक सकते हैं, क्योंकि गैस विस्फोटों ने एक बहुत बड़ा दरार पैदा कर दिया है। बाद में जेनी जैसन को खोजने के लिए समुद्र तट पर जाती है और वे सहमत होने से पहले सुलह कर लेते हैं कि वे एक साथ अंत का इंतजार करेंगे। उसी समय दुनिया भर के लोग बिरमेन के टुकड़े को आकाश में नीचे आते हुए देखते हैं, जब तक कि वह अटलांटिक महासागर में नहीं टकरा जाता। एक विशाल विस्फोट होता है और आकाश तब तक काला हो जाता है जब तक कि एक विशाल सुनामी नहीं बन जाती। जल्द ही लहर न्यूयॉर्क को ढक लेती है, जिससे हजारों इमारतें गिर जाती है। हर उस व्यक्ति की मौत हो जाती है जो बच नहीं सका। जेनी और जेसन समुद्र तट पर गले मिलते हैं क्योंकि वे भी मर जाते हैं। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी नष्ट हो जाती है और उसका सिर अब बाकी मलबे के साथ तैर रहा है। पानी तट के पास की सड़कों तक भी पहुंच जाता है, इसलिए लोग अपनी कारें छोड़ देते हैं और ऊंची जमीन की तलाश में घबराहट में भागने की कोशिश करते हैं। सारा के माता पिता गरिमा के साथ बाहर निकलने का फैसला करते हैं। लियो, सारा और बच्चा अभी भी पहाड़ पर दौड़ रहे हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें बाइक छोड़नी होगी और बाकी सभी की तरह पैदल ही आगे बढ़ना होगा। दूसरे प्रभाव से 2 मिनट पहले नासा मसीह क्रू को अंतिम विदाई के लिए उनके परिवारों से संपर्क कराता है। क्रू एक दूसरे को अपने अंतिम शब्द कहता है। जैसे ही मसीह धूमकेतु की कक्षा में प्रवेश करता है और समय पर फिशर से गुजरता है, वॉरहेड के सिर विस्फोट कर दिए जाते हैं और धूमकेतु लाखों टुकड़ों में उड़ जाता है। पृथ्वी पर लियो और सारा पहाड़ी की चोटी पर पहुंचते हैं और टुकड़ों का आकाश को ढकते हुए देखते हैं, जैसे कि वे आतिशबाजी हो। कुछ दिनों बाद जब अटलांटिक महासागर का पानी आखिरकार कम हो जाता है, तो बैग हर महाद्वीप में खोई हुई सभी जानों को स्वीकार करते हुए एक भाषण देता है और लोगों से उन नुकसानों को याद करने के लिए कहता है जब वे अपने भविष्य के पुनर्निर्माण के लिए काम करते हैं।